मोबाइल आज की जरूरत है और इसी जरूरत का फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। एक कंपनी ने आज अपने सस्ते प्लान को बंद कर दिया, यानी कि उस कंपनी के ग्राहकों को अब हर महीने कम से कम 350 रुपए खर्च करने होंगे। संभव है आम आदमी जो है उसको इसकी जरूरत ना भी हो, क्योंकि देश के टेलीकॉम बाजार में 3 कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। ऐसे में बाकी और 2 कंपनियां भी किसी दिन अपने रेट बढ़ा सकती है। चौतरफा महंगाई की मार से जूझ रही पब्लिक को आने वाले दिनों में और झटके लगने वाले हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आज हर हाथ में मोबाइल है। परिवार में जितने सदस्य हैं सभी के पास फोन है, और फोन है तो उसके रिचार्ज का खर्चा भी है, जो आजकल हर परिवार के सामने अतिरिक्त लेकिन जरूरी खर्च बन चुका है। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने बेस प्लान में इजाफा कर दिया है और इस इजाफे का विरोध भी शुरू हो गया है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI ने संचार मंत्री को चिट्ठी लिखकर 299 रुपए वाला प्लान बंद करने पर सवाल खड़े किए हैं। CTI का आरोप है कि 349 रुपए का प्लान अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे कंपनी के एंट्री लेवल प्लान में 16.7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। CTI का कहना है इससे छात्रों और मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ेगा। CTI का कहना है कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो CTI इसके विरोध में आंदोलन करेगा। ऐसा नहीं है कि विरोध में कोई एक संस्था ही है, आम लोगों में भी इसके खिलाफ नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान है, ऐसे में रिचार्ज प्लान बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर जेब पर पड़ेगा। लोगों के मन में एक और डर है। आज एक कंपनी ने रेट बढ़ाया है तो संभव है अगले 1-2 दिनों में 2 और प्रमुख कंपनियां भी रेट बढ़ा दें। जब से रेट बढ़ाए हैं हमारी भी दुकानदारी में फर्क पड़ रहा है। मैं एयरटेल का रिटेलर हूँ, तो इसके बाद कोई रिचार्ज कराने में हर कोई आदमी अब सोचने लगा है। पहले रिचार्ज कम होते थे, तो अब इन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दिए। पहले 200 से 300, 300 से 350 कर दिया। ऐसे क्या करेगा, एक फोन चलाना भारी पड़ रहा है। असर तो बहुत पड़ने वाला है। जो गरीब तबका है बेचारा, जो 299 का रिचार्ज कराता था और वो 349 का करेगा। आप समझ रहे हैं इस टाइम काम धंधे लोगों के है नहीं, किस तरीके से अपने घर को खर्चे लोग चला रहे हैं, और ये 50 रुपए का बोझ और डाल के सरकार अच्छा नहीं कर रही है। क्या कर सकते हैं, महंगाई इतना हो चुका है, हर चीज बढ़ी जा रही है। 200 पहले इतना ही 200 रुपए नहीं निकलता था, अब तो और 350 रुपए हो गया है। तो ऐसे कैसे कहानी बनेगा, काम धंधे है नहीं बिल्कुल भी। हर चीज पे राशन बढ़ा जा रहा है, हर चीज बढ़ी जा रही है, क्या कह सकते हैं उस पर। यहाँ आपको जानना जरूरी है कि देश में प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां कौन कौन सी है और बाजार में इनकी हिस्सेदारी कितनी है। सबसे प्रमुख कंपनी है जियो, जिनके बाजार की हिस्सेदारी 39.25% है। एयरटेल की बाजार में हिस्सेदारी 37.81% है। वोडाफोन आइडिया की बाजार में हिस्सेदारी 15.61% है। BSNL 7.31% का मार्केट शेयर रखता है। साफ है देश की 3 कंपनियों के पास 90% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। इन 3 कंपनियों के शुरुआती प्लान भी आपको बता देते हैं। एयरटेल का जो सबसे सस्ता प्लान है वो अब 349 रुपए का होगा। रोजाना इसमें 28 दिन तक 2 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। कंपनी ने पुराने 299 रुपए या दूसरे कम कीमत वाले प्लान हटा दिए हैं। रिलायंस जियो की बात करें तो बेसिक वॉइस प्लान अभी भी लगभग 189 या 299 रुपए के आसपास उपलब्ध है। इनका दैनिक डाटा प्लान भी लगभग 349 रुपए से शुरू होते हैं। वोडाफोन आइडिया की एंट्री और बेसिक रिचार्ज प्लान 199 से 299 रुपए के रेंज में है, जो सीमित वैधता और डाटा के साथ उपलब्ध है। टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए 28 दिन की वैलिडिटी भी देती है, जिसको लेकर आवाज भी उठाई जाती है, लेकिन उनकी सेहत पर आज तक इसका असर नहीं पड़ा। 28 दिन के कैलेंडर का गणित भी आप समझ लीजिए। 28 दिन का चक्र 365 दिन 12 महीनों में पूरे नहीं होते। ग्राहकों को 1373 दिनों के चक्र के कारण साल में 1300 प्लस यानी कुल 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। इससे प्रति यूजर कंपनियों की कमाई बढ़ाने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं, मोबाइल आज की जरूरत है और कंपनियों को भी कमाई का हक है, लेकिन कमाई के लिए आम लोगों की जेब का दोहन नहीं होना चाहिए। अगर एयरटेल के रास्ते 2 और कंपनियां चलती हैं, जिसकी पूरी संभावना है, इसका मतलब है कि एक इंसान को फोन रखने के लिए हर महीने 350 रुपए खर्च करने ही होंगे। बेसिक फोन रखने वालों को डाटा से कोई मतलब नहीं होता, फिर वो महंगा प्लान खरीदने को क्यों मजबूर हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ फोन को इनकमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में कंपनियां क्यों नहीं सोच रही। और सबसे बड़ी बात, जब कंपनी नहीं सोच रही तो भारत का टेलीकॉम मंत्रालय क्यों नहीं सोच रहा और देख रहा, क्यों लोगों को महंगा प्लान खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इस चर्चा की हम शुरुआत करें, उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और सवाल है टेलीकॉम कंपनियां
बेतहाशा रेट क्यों बढ़ा रही है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा सवाल, ग्राहक को डाटा लेने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, क्या सस्ते प्लान पुरानी बातें हो जाएंगी क्योंकि कंपनियां उसी रूट पे जा रही हैं? ये हमारे 3 सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर आज हम रहेंगे और बातचीत करेंगे और इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई क्या कर रहा है, भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है, ये हमारे प्रश्न हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये आम लोगों की परेशानी है, आम लोगों का विषय है जिस पर कोई विशेष तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, मजदूर तबका है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, खासतौर पर जो फैमिलीज़ हैं जिनकी भारत में संग उनकी बात है और उनकी बात कहीं होती नहीं है। किसी को लगेगा कि 50 रुपये 100 रुपये में क्या होता है, लेकिन एक परिवार में अगर 4 से 5 लोग हैं तो ये 500 से 1000 रुपये तक ये बढ़ोतरी हो रही है। और हर हाथ में आज फ़ोन है, घर में अगर 5 से 7 सदस्य हैं सभी के पास फ़ोन है, यानी एक परिवार पर औसतन 1000-1500 रुपये की बढ़ोतरी है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से ये लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर बात होनी चाहिए वहाँ बात तो होती नहीं है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलराइज करने के लिए एक संस्था भी है ट्राई नाम की, लेकिन वो कर क्या रही है? विशेष तौर पर जो बेसिक फ़ोन्स होते हैं जो 1000, 1200, 1500, 2000 का है, लेकिन कंपनियों के प्लान को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि उनकी पूरी कोशिश इस तरीके की होती है कि वो डाटा वाला ही प्लान प्रमोट करें और उनको सामने रखें। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। मृगेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आदिश भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मृगेंद्र जी आपसे ही है, क्या जो ट्राई नाम की संस्था है वो आम भारत के लोग जो 50-60% हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, उनके बारे में सोच रही है? देखिए, ट्राई का काम क्या है, जो उसको पावर्स दी गई हैं थ्रू एक्ट, ट्राई एक्ट के थ्रू, वो उनके दायरे में काम करती है। ठीक है, वो बहुत 1997 से ही है, आज की नहीं है वो। ठीक है, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने जो है समय समय पर जो है रेगुलेशंस पास करी हैं। ठीक है, 2012 में भी रेगुलेशन आई थी और 2024 में भी जो है उनको अमेंड किया गया था। अब 26 में भी नए रूल जो है लागू वो ओपन कर दिए पब्लिक डोमेन के अंदर, आप उसमें कमेंट कर सकते हो जो स्टेक होल्डर है। तो देखिए, पहले समस्या ये थी कि भाई सर्विस प्रोवाइडर, ट्राई का काम होता है कि भी पारदर्शिता रहे सर्विस के अंदर और क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना। ठीक है, रही बात टैरिफ की, टैरिफ जो है वो ट्राई एक्ट के तहत जो है ओपन मार्केट जो है कंपटीशन है उसके तहत जो है डिसाइड किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि ट्राई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर ट्राई को लगता है कि भाई ओवरली जो है ज्यादा हो गया बहुत, तो समय समय पर जो है डिपेंडिंग अपॉन अगर आप कंप्लेंट डालते हैं या हमारे जो उपभोक्ता है वो एक उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और ट्राई एक्शन लेती है। इसमें रिसेंट जो हुआ है, जैसा आपने भी बताया कि भाई जो वॉइस ओवर प्लान है या मैसेज वाले प्लान है वो ट्राई ने केवल 2 दिए हुए थे, 84 डेज का और 365 का। सॉरी, इसने जो सर्विस प्रोवाइडर ने, तो उपभोक्ताओं ने बोला कि भाई ये ग्रेव इनजस्टिस है। दूसरी बात, ट्राई ने जब 2024 में रेगुलेशन पास किया था कि आपको जो है एक्सप्लिसिटली जो है वॉइस ओवर प्लान देने पड़ेंगे और उसके प्रोपोर्शन में आपको जो है प्राइस भी डाउन करना पड़ेगा, यानी डेटा अगर आपने काट दिया है तो प्राइस डाउन करना पड़ेगा। और रेगुलेटर्स ने, इन्होंने सर्विस प्रोवाइडर ने जो है वॉइस ओवर प्लान 2 दिए, 84 डेज का, 365 का ज्यादातर ने, और प्राइस कम नहीं किए। तो ट्राई ने एक्शन लिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा 50 से 60% जो है 70% तक आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। वो हुआ है। अब उसमें ट्राई ने एक बात और बोली कि भाई जो आप डेटा वाला प्लान दे रहे हो, ठीक है,
जिसमें आप डेटा के साथ वॉइस और मैसेज दे रहे हो, उसी प्लान का आपको केवल वॉइस और मैसेज देना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात है। अब बात आते हैं दूसरे पॉइंट पे जिसका मुद्दा उठा हुआ है, एयरटेल वाला जो मुद्दा उठाया गया है कि एयरटेल ने प्लान बंद कर दिए, ठीक है, 299 वाला बंद कर दिया है, 349 वाला उसने स्टार्ट कर दिया। अब एयरटेल ये कह रहा है कि भाई 299 में जो मैं डेटा देता था वो डेटा खत्म होने के बाद यूजर जो है डेली जो है टॉप अप करते हैं, 10 रुपए का 1 GB डेटा वाला, 20 रुपए का 2 GB डेटा वाला। तो 349 में उनको ओवरली इतना डेटा मिल जाता है जो ओवरली मंथ में वो 30 GB डेटा लेते हैं ना, तो उसमें जो खर्चा आता है उसकी बजाय ये सस्ता है और हमें एवरेज जो यूजर से रेवेन्यू जो है वो हमारा रेट बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि भाई जब ट्रांजिशन हुई है, पहले 2G से ट्रांजिशन हुई है 4G में, फिर 4G से 5G आ गया है, तो यूजर जो है पहले इन कंपनियों ने क्या किया मैं आपको बताता हूं कि जब यूजर 2G से 4G को ट्रांजिशन कर रहा था तो इन्होंने नहीं मृगेंद्र जी देखिए सर, मैं बहुत पढ़े लिखे वाली भाषा में बात नहीं करता। मेरे पास 3 नंबर है, ठीक है, एक फोन है जो मैं एक मेरा फोन है, मैं उसमें जो इस्तेमाल करूं, बाकी 2 फोन है मेरे पास जिसमें मुझे बस इनकमिंग चाहिए या मैसेज आ जाए, जिसमें मेरे बैंक्स वगैरह जुड़े हुए हैं, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके मैसेजेस मेरे पास आ जाए, OTP, और कोई मुझे फ़ोन करे तो मैं रिसीव कर लूँ। उसका सबसे सस्ता प्लान जानते हैं भाई साहब कितना है? 250-300 से कम का कुछ भी नहीं है। वो आपको कंपनी आपको फोर्स करती है कि आप डाटा वाला लो। जो भारत में बड़ी आबादी है, जो मुझे लगता है सबके घर में बुजुर्ग होंगे, जो मम्मी बुजुर्ग होंगी, दादी होंगी, बाबा होंगे, वो लोग फोन रखते हैं, बेसिक फोन रखते हैं। क्यों? बेटा फोन कर लेगा, बहू फोन कर लेगी, पोता पोती फोन कर लेंगे, उनका काम ही है सिर्फ रिसीव करना। वो क्यों एक बार में 200-250 का रिचार्ज करें? ठीक है आपकी बात। देखिए जो रूल अब आए हैं, जो मैं 13वीं जो अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, उसमें यही कंसर्न बोली गई है। मैंने वही बात तो बोली थी कि इन्होंने क्या किया, डेटा तो देना बंद कर दिया पर प्राइस कम नहीं किया। जो 50 तो भाई साहब ये कौन देखेगा? मृगेंद्र जी कौन देखेगा? मेरे कहने से तो नहीं मानेंगे ये लोग, फिर कौन देखेगा? ये आपके कहने से कौन मान रहा है? मैं मानता हूँ ये बात आपके कहने से जनता जागरूक होती है, पर ट्राई ने अब रेगुलेशन डाल दी है ना। ठीक है मृगेंद्र जी, मैं आता हूँ वो इन्फोर्स होंगी। अब इन्फोर्स होने के ठीक है विष्णु पांडे जी, क्या मैं ये मान के चलूं कि एक तो सबसे बड़ी चीज कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं, हम हर बात में पश्चिम मतलब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज से खुद की तुलना करते हैं। हमारे दर्शक इस बात को जान ले कि जो विदेशों में जो कंपनियां रूल काम करती हैं, अगर उनका मार्केट शेयर 15 से 20% जब 15% से ऊपर बढ़ने लगता है ना, तो वहां की सरकारों के भौहें तनने लगते हैं, उनका सिग्नल खड़ा हो जाता है। आप रिसर्च करके निकाल लीजिएगा, जितने भी यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में कंपनियां काम करती हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी का भी मार्केट शेयर 15% 18% से ज्यादा नहीं होगा। भारत के साथ ये स्थिति है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3 कंपनियां हैं और इन जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन तीनों के मार्केट शेयर को अगर आप जोड़ लें तो ये 92% जाता है। यानी कि जियो और एयरटेल, इन दोनों का अगर इंडिविजुअल अगर मार्केट शेयर देखें तो 40% और 37% है। अमेरिका में किसी कंपनी का 20% नहीं होगा, यूरोप के किसी कंट्रीज का 20% नहीं होगा। ये 92% मार्केट शेयर इन 3 कंपनियों का है। तो विष्णु पांडे जी, क्या हम मान के चले कि हम कंपनी के मोनोपोली के तहत जी रहे हैं? वो सोटा मारे, डंडा मारे, मुक्का मारे, आप ऊ आह कर लोगे, फिर बोलेगे नहीं ठीक है भाई, कर क्या सकते हैं, जरूरत है? देखिए धर्मराज जी, सरकार या तो जनता के लिए जवाबदेह होगी, ठीक है, या तो कंपनी के लिए जवाबदेह होगी। अब ये सोचने की बात है कि ये सरकार जवाबदेह किसकी है। भाई आप ये सोचिए कि जो आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है वो क्या करेगा फिर? अगर आप ये बात करें, जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्रियों से और वहां पे एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि आप इससे ज्यादा मार्केट शेयर लेके नहीं जा सकते। आज इस देश में जब भारत 80 साल मनाने जा रहा आजादी के और 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, और वहां पे एक कंपनी, एक बहुत बड़ी कंपनी
जिसके पास मोटा मोटा 44 करोड़ यूजर प्रीपेड है, मात्र 3 करोड़ ही एयरटेल के पास पोस्टपेड कनेक्शंस हैं। तो 44 करोड़ यूजर्स को आप इस तरीके के प्लान में बाउंड कर रहे हैं जहां पे आप 80 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं। अब देखिए, जब किसी देश में कहीं पे मालूम हादसा या आपदा होती है तो एसेंशियल सर्विसेज को अब उस पर सरकार रेगुलेट करती है, उसको मैनेज करती है। तो क्या आपको या हम पे सरकार को सोचना नहीं चाहिए कि एसेंशियल डिजिटल सर्विस यही है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो चुकी है आज की डेट में। मतलब बच्चा पढ़ाई भी करता है तो फोन चाहिए, आप यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, हर जगह पे उसको इंटरनेट चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फंस गई है, या तो वो काम नहीं कर पा रही या रेगुलेट नहीं कर पा रही। इसी वजह से हाल ही कई सालों में आपने देखा हो कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पे कंज्यूमर बहुत परेशान हुए हैं, और बाद में जब वो मामला तूल पकड़ा काफी ज्यादा, तब सरकार इन्वॉल्व हुई है। तो क्या सरकार को तो सोचना चाहिए कि अगर 80 साल होने के बावजूद भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एसेंशियल डिजिटल सर्विसेज जो चीजों को लेके बेसिक, क्योंकि नेसेसिटी चेंज हो जाती है समय के हिसाब से, तो या तो सरकार उस चीज पे काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सरकार का जो काम है सिर्फ बेसिकली से हवाबाजी बात करना है। ग्राउंड पे अगर आप उस जनता की नहीं सोचे जो मास यूजर है, तो जब आप इस तरफ देश को लेके जा रहे हैं, मतलब एक तरफ 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं मुफ्त में, और एक तरफ उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि आप रिचार्ज भी नहीं करा। भाई 350 रुपए, जब ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ऑलरेडी 264 रुपए है एयरटेल का, तो उसको आप 300 क्यों करना चाह रही है? ये सोचने की बात है। ऑलरेडी 264 रुपए है इस टाइम पे, और तकरीबन अगर ये इम्प्लीमेंट होता है धर्मराज जी, तो कंपनियों को जो यूजर तकरीबन आप लगा लीजिए पूरे साल 12 महीने अगर वो रिचार्ज करा लेता है, तो मतलब मोटा 7 से 7.5 हजार करोड़ जनरेट होगा रेवेन्यू। और ये कंपनियां भारत तो 30,000 करोड़ के टर्नओवर बैठी हुई हैं। तो सरकार की एजेंसियां हैं कहाँ? रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क कहाँ है आपके पास? या इसका मतलब या तो सब पेपर वर्क पे है या खाना पूर्ति हो रही है, वो फाइलों में दबी हुई है, सारे एक्ट, सारे रेगुलेशन, सारे रेगुलेट बॉडियां सब दबी हुई हैं। और BSNL को धक्का दे रखा है, BSNL को उठा लो। इसका मतलब भाई कोई तो एक नेसेसिटी रखो, ऐसे तो फेयर कंपटीशन की बात ही खत्म हो जाएगी। आज एयरटेल ने किया है, कल जियो करेगा, कल वोडा करेगा, फिर आप किस को करेंगे आप? मतलब क्या लोगों को। सर ठीक है विष्णु जी, मोनोपोली तो ही होती है ना कि अगर बाजार में 10 प्लेयर होंगे तो शायद वो 10 एक साथ एक रूम में ना बैठ पाएं, लेकिन तीन लोग एक रूम में बैठ लेंगे और कोई डिसीजन मान लीजिए वो ले लेते हैं। इससे पहले भी कई बार हुआ है, जब एक ने रेट बढ़ाया उसका देखा देखी 2 और लोगों ने बढ़ा दिया, 2 और लोगों ने रेट बढ़ाया, यानी भारत के 100 लोग फोन इस्तेमाल करते हैं तो 92 लोगों पर वो इम्प्लीमेंट हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए, क्या फर्क पड़ रहा है? तो आदेश जी देखिए, कई लोगों को लग सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, कई लोगों को लग सकता है कि यार 50 रुपये 100 रुपये में क्या होता है, लेकिन यही 50 रुपये 100 रुपये उन परिवारों के लिए जिनका महीने का खर्चा 1000, 2000, 2500, 3000 रुपये है और घर में 3-4 सदस्य हैं, उनके लिए यही 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती हैं, और भारत में वो तबका बहुत बड़ा है। क्या ये कंपनियां जो कर रही हैं इन पर किसी का जोर नहीं चल रहा, और क्यों इन कंपनियों के फैसले पर किसी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं है? धर्मराज जी, आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मैं आपको बधाई देता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जिस तरह से आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत है, आज मोबाइल वैसे बन गया है। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं या दूसरी हैं, वो सब मोबाइल से लिंक हैं। तो आप इसको हल्का ना लें, कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करता, अलग बात है। कम से कम आप चर्चा कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वास्तविकता ये है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए, और एक नहीं 21 या 22 कंपनियां थी शुरू में, जो है तो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन था, और कुछ एरिया भी ज्योग्राफिकल ढंग से उनको बांटे हुए थे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ इस तरह से इस डिजाइन को बनाया कि जो छोटे प्लेयर्स थे उनके ऊपर दबाव डाला, परेशान किया, और वो सिलेंडर करके या अपनी कंपनी को बेच के एक बड़ी कंपनी को चले गए। अगर ये बात करें मर्जर की, तो इन 3 कंपनियों ने उन सबको खरीदा है। और वोडाफोन भी एक्चुअली बाहर की कंपनी है, उसको भी बहुत सताया गया था, लाखों करोड़ रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लगाई, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा था कि वो इनके दबाव में नहीं आई, अन्यथा वो भी जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती।
लेकिन नेटवर्क में दूसरी सर्विस देने में इनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जियो के लिए जो है जितने हमारे एमटीएनएल के टावर्स थे, सारे टावर सरकार की कॉस्ट पे थे, हमारे लोगों की गाड़ी कमाई से पैसे बने हुए थे, लेकिन वो सारे सबकी सर्विस उनको दे दी गई थी। जो है बीएसएनएल को भी कहीं ना कहीं काफी हद तक कमजोर कर दिया है। तो ये सरकार ने इस तरह का डिजाइन बनाया कि पूरी इंडस्ट्री 2-3 लोगों के हाथ में आ जाए और वो जैसे मर्जी चलाए। और माफ करना बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चंदा दो धंधा लो वाला मॉडल ये था, वही ये मॉडल था जो है। लेकिन और इसको चाह के भी लोग नहीं रोक पाए। 2023 के अंदर राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था कि जिस तरह से एरोप्लेन इंडस्ट्री को, हवाई जहाज इंडस्ट्री को जो है चंद लोगों पर का पूरा कब्जे कराया जा रहा है, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन छोटी कंपनियों पर दबाव डाला गया और 2-3 कंपनियां सारे फील्ड में रही, और जिसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा कि आज देश के अंदर कहीं भी कोई विपत्ति आ जाती है तो जो 3,000-4,000 का टिकट है वो 50,000 का खरीद के आता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब पुलवामा में अटैक हुआ तो वहां के घोड़े वालों ने पैसे नहीं लिए, हमारे जो टूरिस्ट थे, होटल वालों ने पैसे नहीं लिए, टैक्सी वाले ने एयरपोर्ट तक फ्री छोड़ दिया लोगों को। लेकिन जब मोदी जी के दोस्तों के हवाई जहाज में आके बैठे तो 3,000 का टिकट 55,000 तक का लोग खरीद के आए थे। तो ये वो मोनोपोली है। और प्रधानमंत्री ने सब में एक बार स्वीकार किया कि आपदा में अवसर, तो ये जब भी कोई आपदा लोगों पे आती है उसमें किस तरह से उनको उसमें अवसर ढूंढे जाते हैं, सेम वही पैटर्न है ये। अब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में पैसे नहीं देते, अब इनसे दूसरे तरीकों से पैसे लिए जा रहे हैं। हर जगह देखा गया, तो इन्हीं के द्वारा बनाया गया उस कानून को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और कानून को रद्द हुआ, लेकिन पैसा इन्हीं के पास रह गया। वो भी एक दुख का कारण, उसके लिए भी लोग, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों को मिला, लेकिन दुनिया की सबसे रईस पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी जो है आज, वो देश की नहीं दुनिया की सबसे रईस पार्टी है। तो ये मॉडल इन्होंने इस तरह का बना दिया। अभी एक ऑप्शन हुआ जेपी ग्रुप्स का जो है, वेदांता ने 17,000 से ज्यादा की बोली लगाई और वो उसके लिए एलिजिबल था, लेकिन बाद में दे दिया एक अलग ग्रुप को 14,200 कुछ करोड़ रुपए में ही जो है। तो जो 17,000 रुपए में बिक रहा था 17,500 रुपए में, वो चीज 14,000 कुछ रुपए में दे दी। और कोई इस देश में कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जरूर है कि जिसने 17,500 बोली लगाई उसको एक दिन में 14-15। मृगेंद्र जी एक मिनट जी, आता हूँ आपके पास, आता हूँ। निरंजन जी, सर मैं एक ने डिजाइन इस तरह का बना दिया है कि बस लोगों के हाथ में। ठीक है सर, ठीक है। मैं आपके पास आता हूँ, आदेश जी आपके पास आता हूँ। निरंजन पोद्दार जी, हमारी व्यवस्था में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब उसको आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं वो आपके पास होगा। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि हर सेक्टर में कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन हो, और उसके लिए जरूरी है कि हर सेक्टर में प्लेयर्स ज्यादा हों। ज्यादा प्लेयर्स होंगे तो कंपटीशन होगा और फिर लोगों को फायदा होगा। जिस टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करते हैं, 2014 से पहले जब ये क्रांति नहीं आई थी तो बाजार में 8-10 कंपनियां थी, जिनके आप बोलोगे तो मैं नाम लेके बता सकता हूं। अभी भी ये जो अभी हैं 4-5, इनसे इतर 4-5 और कंपनियां थी, 8-10 कंपनियां थी 2014 से पहले। धीरे धीरे स्थिति बन गई कि सिर्फ 3 कंपनियां हैं। एक दिल्ली में होता था एमटीएनएल, आज तो मुझे एमटीएनएल सुनने को नहीं मिलता दिल्ली में कि किसी के पास एमटीएनएल का नंबर हो। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। तो आज की तारीख में ऐसा क्यों हुआ, और क्या ये जो कंपनियां कर रही हैं इस पर भारत सरकार की नजर नहीं है, और नजर है तो फिर एक्शन क्यों नहीं? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैं आपके और आपकी चैनल के और आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने पहले एक बात कही थी कि किसी को लग सकता है ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं हो। वास्तविकता ये है धर्मराज जी, ये मुद्दा महत्वपूर्ण उन न्यूज चैनलों के लिए नहीं है जिन न्यूज चैनलों के मालिक ही कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि उनका निवेश उन चैनलों में है। टेलीकॉम कंपनियों के मालिकों का निवेश उन न्यूज चैनलों में है, इसलिए उनके लिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। अन्यथा इस देश का जो 140 करोड़ जो आम आदमी है ना, उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि
50 रुपए 100 रुपए की आपने बात कही कि आदमी ये सोच सकता है कि भाई 50-100 रुपए देंगे, 50-100 रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा हर महीने लगता है, तब आप ये मान के चलिए कि 1 रुपया भी जो है आदमी को भारी पड़ता है। एक बार अगर 500 भी लग जाए आदमी का तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस पैसे को रोज खर्च करना होता है वहां पे 2-2 पैसे बचा करके आदमी बजट बनाता है। तो इसलिए सबसे पहले आपको साधुवाद। अब देखिए सीधी बात आपको मैं बताऊं, अभी जो बोल रहे थे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता, उनकी काफी बातों से मैं सहमत हूं इस मामले में, आदेश भारद्वाज जी की, कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो एक समय हुआ करता था जब हम सर्विस को सेवा मानते थे, यानी कि कंपनियां उसके अंदर एक सेवा का भी भाव रखती थी। जो हमारे कैपिटलिस्ट हुआ करते थे, चाहे उसके अंदर मैं नाम भी अगर आप कहेंगे तो ले सकता हूं, जो टाटा हुआ करते थे, बिरला हुआ करते थे, डालमिया हुआ करते थे या केडिया हुआ करते थे, वो व्यापार करते थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ उनके अंदर एक भाव और होता था जिसके अंदर जन सेवा का भाव होता था। लेकिन आज की तारीख में जो कैपिटलिस्ट जो उत्पन्न हुए हैं पिछले 10-15-20 सालों में, उनका मतलब केवल एक ही है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। पहले मार्केट को बाई हुक और बाई क्रुक मार्केट के ऊपर कब्जा करो और उसके बाद में मुझे नहीं पता सरकार से उनका कोई मैटर है नहीं है, सरकार के साथ उनकी मिलीभगत है नहीं है, क्योंकि राजनीतिक बात है और मैं राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर मैं कहता हूं कि बहुत सारे मामले ऐसे हैं टेलीकॉम के साथ साथ जिनका सारा का सारा मैकेनिज्म बना हुआ है कि भाई सरकार को क्या नियंत्रण करना चाहिए, अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई हुई है, कौन सा निगम बनाया हुआ है, कौन सा आयोग बनाया हुआ है। तो ये जो ट्राई है ना, ये ट्राई मुझे पिछले 8-10 वर्षों से कहीं किसी चीज की ट्राई करती हुई दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको ये कहा गया है ट्राई वालों को कि आप अपनी कुर्सी पे बहुत सारी बता दी, उनको रिपीट करके टाइम खर्च करने का कोई फायदा नहीं, कि किस तरीके से आज कोई डेटा के बिना कोई रिचार्ज है ही नहीं। अगर आप केवल जैसे आपने बताया था धर्मराज जी, इस देश के अंदर 100 करोड़ के लगभग कनेक्शन चल रहे हैं और 50 रुपए की बात नहीं है। अगर 1 रुपया भी अगर ये नाजायज लेते हैं, राघव चड्ढा को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस चीज को पार्लियामेंट के अंदर उठाया था और सरकार ने उस बात को सुना भी था। सरकार उसके बाद में मुझे समझ में नहीं आई क्या चेता था। राघव चड्ढा ने कहा था कि भाई आप सामने वाले को जो डेटा भी खरीद रहा है उसका डेटा ट्रांसफर करने की व्यवस्था करो ना। अगर 28 दिन के लिए मान लीजिए मेरे को कंपनी 2 जीबी डेटा रोज दे रही है और मेरा आज का आधा जीबी डेटा बच गया, इस तरीके से करते करते अगर मेरा 28 दिन के अंदर मेरा डेटा मान लीजिए कुछ बैलेंस रह गया तो उसको अगले वाले महीने के अंदर उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। जैसे सर जैसा पोस्टपेड में होता है आज के समय में, धर्मराज जी 10 सेकंड और आज के समय में धर्मराज जी, जितना आटा जरूरी है उतना ही डाटा जरूरी है एक आम आदमी के लिए। तो सरकार एक तरफ तो सारी चीजों को डिजिटलाइज कर रही है, एक तरफ भारत को जो है विकसित भारत बनाने की बात कर रही है, एक तरफ सरकार कह रही है नया भारत है, एक तरफ सरकार कह रही है, और सरकार के जो अभी जो जिसको कहते हैं ना चित्र और चरित्र में कहीं ना कहीं भिन्नता लग रही है। एक चीज और यहाँ पे आज का मुद्दा नहीं है लेकिन उठा बड़ी वेदना होती है। आप ये बताइए, सरकार अभी तक तो यूपीआई को प्रमोट कर रही थी और यूपीआई के ऊपर सरकार चार्ज लगा रही है। तो सरकार क्या चाहती है कि दोबारा से वापस सारा का सारा देश जो डिजिटल पेमेंट में आया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर के अपनी पीठ थपथपाते हैं, विदेशों के अंदर भी जिसका ढिंडोरा पीटते हैं, अब क्या वो वापस कैश में आ जाए? भाई कहने का तात्पर्य ये है कि जिस चीज को आज आप प्रमोट करते हो उसी चीज को कल आप डिमोट करना चालू कर देते हो, यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसे नियमावली ले आते हो। नहीं सर, इसमें निरंजन जी इसमें एक पॉइंट है, जैसे आपने कहा ना आटा भी जरूरी है, डाटा भी जरूरी है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनको डाटा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग 5 लोग स्क्रीन पर हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है कि हम 5 लोग ऐसे होंगे जिनके पास 2 या 3 नंबर होगा, एक से ज्यादा नंबर होगा,
ये मुझे पूरा भरोसा है। अगर मेरा एक फोन है पोस्टपेड है, निश्चित रूप से मेरा एक फोन है पोस्टपेड नंबर है, उसमें अनलिमिटेड डाटा है, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा नंबर और है भाई, मुझे उस फोन में नहीं, मुझे बस इनकमिंग आउटगोइंग वाला मसला चाहिए, मुझे उस पर डाटा चाहिए ही नहीं। तो उसके लिए कंपनियां मुझे क्या दे रही है, दे आर फोर्सिंग मी टू बाई अबाउट टू एक्सपेंड अप टू 250 रुपीज और 300 रुपीज, यानी मेरे ऊपर एक्स्ट्रा 500-600 रुपए का बोझ पड़ रहा है, क्योंकि मुझे 100-150 रुपए में नहीं दे रहे हैं बिना मतलब का। उसके अंदर ये मुद्दा कई 1-2 बार मेरे ख्याल पार्लियामेंट में भी ये मामला उठ चुका है धर्मराज जी। ये बिना मतलब का बंदे को या तो आप अपना नंबर सरेंडर कर दीजिए और उसके बाद में आप बैंकों में जाकर के धक्का खाइए आप अपना नंबर बदलवाने के लिए। और यहाँ पे जो तंत्र है वो ऐसा काम करता है कि जिसको आप ये मान के चलिए कि आपकी शायद नौकरी बाद में होगी, पहले आपका 1 महीना तो इन चीजों को नंबर आधार कार्ड में फलानी चीज में हर चीज में तो आप ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सर, आता हूँ उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा। मृगेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। श्रोमणी अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, जिनके ऊपर महाराष्ट्र में हमला हुआ था। जो बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रही है, उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। उनके हाथ में चोट लगी है। जो भी प्राइमरी जानकारी है, सुखबीर सिंह बादल के हाथ की प्लास्टिक सर्जरी होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन पर एक हमला किया गया था, जानलेवा हमला था, जिसमें उनके हाथ में चोट लगी है। और अपडेट इस वक्त हमारे पास यही है कि उनको इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया गया है। सुखबीर बादल के हाथ में चोट इतनी गहरी है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका प्लास्टिक सर्जरी होगा गुरुग्राम के मेदांता में। सुखबीर बादल की प्लास्टिक सर्जरी होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर है जहां उनको मेदांता लाया गया, और दूसरी तस्वीर जिसमें सुखबीर बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, और वो सैफरन कलर का वो स्कार्फ है जिससे उन्होंने अपने हाथ को ढका हुआ है। उसी हाथ में उनकी चोट लगी थी। जो उन पर हमला हुआ था, हाथ से ही उन्होंने उसको रोका था, तो हाथ उनका जख्मी हुआ है। और अभी बताया जा रहा है कि उनके हाथ की प्लास्टिक सर्जरी होनी है गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में। चलिए एक बार फिर से अपनी हम चर्चा की तरफ लौटते हैं। मृगेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं सर। देखिए, बहुत मुझे लगता है कि एक और चीज जिस पे सभी लोग सहमत होंगे, अचानक से मुझे याद आ गया, ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ना, इनकी सर्विस भी अब 2 कौड़ी की हो गई है। सॉरी, पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, बट इनकी सर्विस अब 2 कौड़ी की हो गई है। आज से तकरीबन 5-7 साल पहले अगर मेरे फ़ोन से 2 रुपये एक्स्ट्रा कट गया, मैं फ़ोन उठाता था, कॉल करता था, 5 मिनट में मैं उनके कस्टमर केयर से बात कर लेता था। मैं चैलेंज करता हूं आप सभी लोगों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको, आधा घंटा लगा दो, नहीं बात कर पाओगे। ये दबाओ, वो दबाओ, ये करो, वो करो, मेन मेन्यू में जाओ, पीछे जाओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ, आधा घंटा बाद, कई बार तो होता है खुद फोन कट जाता है, नहीं तो आधे घंटे 40 मिनट के बाद आप बोलोगे यार रख दो, मैं 2 रुपया 4 रुपये जो भी है सहन कर लूंगा, या फिर आपको इनके सेंटर पे दौड़ना पड़ेगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूं। और मृगेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। सर्विस सेक्टर जिसपे बड़े शहर और युवा और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास जिस पर नाज करता था ना, वो सर्विस सेक्टर बर्बाद हो रहा है, उसकी सर्विसेज से बर्बाद हो रही है। और अगर भारत सरकार इस पर चिंता नहीं कर रही तो नोट माय वर्ड, आने वाले दिन में यही सर्विस सेक्टर आप लोगों को बड़ा कष्ट देगा। ठीक है, अब मैं इसका आंसर दूं आपको? हाँ प्लीज। तो हाँ, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सरकारी जो खजाना होता है वो जनता का है या नेताओं का है? पहले मेरा जवाब ये है आपसे। सरकार का खजाना है, जहां पर हमारा रेवेन्यू जाता है, वो किसका है? सरकार के पास या सरकार से फिर जनता के पास आती है पैसा? जनता का ही है, वो बजट वहीं से बनता है। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा कि 200 रुपए का प्लान है। भाई साहब, 147 रुपए का BSNL का प्लान है, ठीक है? कितने का है? 147 रुपए का। उसमें क्या है जी? उसमें वॉइस ओवर वाला ये जो
वॉइस और मैसेज वो चार्जेबल है, वो चार्जेबल है। कैसे? वो चार्जेबल है, पैसा चार्जेबल है वो। और बताता हूं दूसरा। नहीं अरे सर अरे सुन लीजिए भाई साहब, पूरा सुन लीजिए। 189 जो है वो रिलायंस का है, एयरटेल का 199 का। तब भी ट्राई ने क्या बोला है, 7 अप्रैल को आया है रूल कि भाई पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, 6 महीने बाद फिर रिव्यू होगा, बीच में करेंगे। नंबर 2 बात, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप कह रहे थे भाई साहब कि मोनोपोलाइजेशन हो गया, 3 कंपनियां हैं। यूएस में भी 3 ही कंपनी है जो बिग कंपनी है, और लगभग तीनों कंपनियों के जो फॉलो यूजर है ना वो 143 मिलियन के आसपास है, वहां भी 3 ही है। दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। सरकार स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करती है, ठीक है, बेस रेट लगता है, भाई जो बोली लगा देगा खरीद लेगा, वो तो ओपन है ना, ट्रांसपेरेंट है। 2010 में जो 2G घोटाला हुआ था, वो घोटाला क्या था? सरकार ने 1651 रुपए पे आवंटन कर दिए, 1651 करोड़ रुपए के हिसाब से एक ब्लॉक को आवंटन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला 14,000 करोड़ के हिसाब से होना चाहिए था, और उसके बाद वो 9700 करोड़ रुपए के हिसाब से हुआ, ठीक है। यानी जो पैसा सरकार के पास खजाने में जाना था वो आपने नहीं लिया, उससे कम में आप बेच रहे हो। और उस समय क्या रेट था? 2 रुपए की 1 मिनट की कॉल होती थी, यानी 1 घंटे अगर आप बात करते हो ना तो 120 रुपए में होती है। आज क्या है? अनलिमिटेड है। मैं मान रहा हूं उस चीज को कि भाई अगर टेक्नोलॉजी बड़ी है तो उसका सीधा जो है फायदा जनता तक पहुंचना चाहिए, ये बात सही है आपकी। दूसरी बात, इस बार 2022 के अंदर 1,53,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम दिखा है, वो पैसा सरकारी खजाने में गया है हमारे, और वो जनता के काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता की पॉलिसी पे लगता है। क्योंकि अगर हमारा बजट ही साउंड नहीं होगा, अगर हमारा जो डेफिसिट मृगेंद्र जी आप सर मेरी बात समझिए ना, मैं समझ गया सर मैं उतना करोड़ पे मैं लेमैन की बात कर रहा हूं। कंपनियां वैसे भाई साहब जो पैसा नहीं, आप जो कह रहे थे ना मोनोपोलाइजेशन की बात, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जो पैसा जनता का है, आपने कम पैसे लिए टेलीकॉम सेक्टर से और उनको छूट दी, और थोड़े पैसे लेके उनको ऑपरेट करने दिया, और महंगे रेट पे। आज सरकार क्या कर रही है? उनसे ज्यादा पैसे वसूल रही है ऑक्शन करके। ठीक है, जो कंपटीशन आप नहीं ठीक है सर आप एक बात बताइए। कंपनियां जब सिम बेचती है तो बताती है ये लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। 30 दिन खत्म हो जाएगा, 31वें दिन में आपका इनकमिंग बंद होगा, आउटगोइंग बंद होगा, और 90 दिन के अंदर इनकमिंग बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों, जब आप लाइफ टाइम कह के दे रहे हो तो? देखिए, ये पारदर्शिता का मैटर है, बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। इस पे सरकार काम कर रही है। ट्राई के जो रूल आए हैं, ये भी बोला गया कि OTT अगर आप दे रहे हो ना, ये तो छोड़िए आप, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कितनी वैलिडिटी है, क्या क्या शर्तें हैं आपकी, हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। इसीलिए ये नए रूल आए हैं। उसमें घपला हो रहा है, ये मैं मान रहा हूँ, उस पे काम करना पड़ रहा है सरकार, और सरकार काम कर रही है और करेगी भी। ठीक है इसीलिए 7 अप्रैल को सर देखिए सर आप कमेंट दे सकते हैं जी। ठीक है, आपने मेरी एक बात से तो सहमति जताई, और देखिए आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो हो सकता है आप कई बातों से सहमत हो, लेकिन टीवी में सहमत नहीं हो। हाँ निरंजन जी कुछ कह रहे, बोल लीजिए सर। धर्मराज जी, बार बार एक बात आ रही है, यूएस की बात आ रही है या यूरोप की बात आ रही है। तो पहले तो आप ये देखिए कि यूएस का पर कैपिटा इनकम कितना है और भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है। यानी कि वहां का एक आम आदमी कितना व्यय कर सकता है और भारत का एक आम आदमी कितना व्यय कर सकता है। जहां पे आप ये मान के चलिए कि जहां पे 30% से नीचे, 30% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हो, वहां पे अगर आप यूएस की बात करें तो मुझे तर्कसंगत लगती नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे थे कि सरकार इस चीज का संज्ञान ले रही है। भैया आपको एक चीज का पता है कि ये कंपनियां जितना कनेक्शन चला रहे हैं, जितनी लूट मचा रहे हैं, रोज का इनके 5,000 7,000 करोड़ रुपए रोज ये लूट मचा रखी है इन्होंने। तो सरकार अगर इस चीज को मान लीजिए संज्ञान लेते लेते 2 महीने लगा देगी, 2 महीने से जो 2 महीने तक जो जनता का पैसा खींच करके अपनी जेब में डालेंगे, सरकार क्या वापस उनको दिलवाएगी? तीसरी बात आपने कहा कि एक इन्होंने क्या कहा कि भाई सरकार के खजाने में जो पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सरकारें हैं ना, वो व्यापार करने के लिए नहीं है। सरकारें हमारे यहाँ समाज का कल्याण करने के लिए, यहाँ जो टैक्स लिए जाते हैं ना, वो मानविक दृष्टिकोण के तहत लिए जाते हैं, ना कि वो कल्याण के लिए फंड्स कहां से आएंगे? सुनिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तुलसीदास जी ने धर्मराज जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर इसको स्पष्ट उद्धृत किया है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से धूप भानु सो हो। यानी कि सीधी बात आपको बताऊं, गरीब जनता का जो राजा ध्यान रखता है वो सूर्य की भांति होता है।
तो ये सारी की सारी चीजें नहीं ठीक है सर, मैंने कहा इनका जवाब दे दूं धर्मराज जी में। एक मिनट, दो और लोग हैं ठीक है। दो चीजें हैं, मैं बहुत तकनीकी पहलुओं पर जाता नहीं, इस तरीके से बात करता हूं कि आम लोग समझें। एक पॉइंट में तो बीजेपी के नेता मुझसे सहमत हो गए कि भाई जब लाइफ टाइम आप कहते हो तो 90 दिन के बाद अगर कोई रिचार्ज ना करो फोन क्यों बंद कर दे, तो इस पे वो सहमत हो गए। एक और पॉइंट है विष्णु पांडे जी, कंपनियां वैसे प्लान्स को प्रमोट क्यों नहीं करती या क्यों नहीं देती? मसलन मेरे पास एक नंबर है, मुझे कुछ नहीं करना भाई, इस नंबर पे मुझे सिर्फ OTP चाहिए। कोई पुराना नंबर है, किसी ने मुझे फोन किया, जो मेरा 8 साल 10 साल पुराना दोस्त होगा जिसके पास ये नंबर होगा, मुझे बस उसका नंबर, उसका फोन आ जाए। तो इस नंबर को चालू करने रखे रहने के लिए अगर मुझसे कंपनी 40-50 रुपए ले ले तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, मुझे इससे डाटा का कोई मतलब नहीं है। उसके लिए भी मुझे 250 या 300 रुपए महीने का खर्च क्यों करना पड़ता है? और मेरे घर पे मियाँ बीबी बच्चा के बीच में 2 नंबर ऐसे हैं जिन नंबर्स पर मुझे ऐसे रिचार्ज करने पड़ते हैं। डाटा का कोई जरूरत नहीं, ऑफिस में वाईफाई है, घर पे वाईफाई है, बट मुझे डाटा का चूरन बेचते हैं। मुझे नहीं चाहिए डाटा, मुझे बस कॉल आ जाए वो चाहिए, और मुझे चाहिए कि भाई इनकमिंग हो जाए। ऐसे प्लान तो है ही नहीं। तो ऐसे प्लान धर्मराज जी क्यों नहीं है? ये बात है यूजर के राइट के। यूजर का यूजर जो है, जैसे आप हम सभी हैं, सबके अलग, मेरे पास 4 नंबर है भाई, 4 में से 1 नंबर एक्टिव है, बाकी 3 सिर्फ उसी जो आपने पर्पस बताया कि भाई वो पुराने नंबर हैं, अलग जगह के नंबर हैं, सिर्फ वो कॉल इन आउट के लिए होते हैं। तो वो जो यूजर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जनता के बारे में जो सोचने का जो राइट है, कंपनियां तो सोचेंगी नहीं भाई, कंपनियां तो अपनी बैलेंस शीट के लिए सोचेंगी, सीधी सी बात है। पर जो सरकार है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेगुलेटिंग बॉडी है ट्राई, उसको तो जनता से के लिए सोचना पड़ेगा ना। अब अगर वो टैरिफ को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर कंपनियां ऐसे, अगर उन पे लगाम नहीं लगेगी, उनके टैरिफ पे नहीं लगेगी, तो ऐसे तो फिर जो काम 50 रुपए में हो सकता है आज की डेट में, 6 महीने पहले हो रहा था, सीधा 350 देना पड़ेगा। तो उसकी जो हक की बात है, अब जनता तो जाएगी नहीं ना एयरटेल की वहां पे प्रदर्शन करेंगे, वो तो सरकार से बात करेगी भाई। सरकार को पावर, एग्जीक्यूटिव पावर सरकार के पास है। तो इस टाइम पे क्या है, टैरिफ जो टैरिफ को रेगुलेट करने की जो काम है वो ट्राई कर नहीं रही है। पहले के टाइम में क्या होता था कि एयरटेल जो कंपनियां हैं वो अप्रूवल ले लिया करती थी 12-14 साल 15 साल पहले कि हाँ जी ये प्राइस में बढ़ाना है। अब 12-14 साल से इस पे चर्चा हुई नहीं रही है, तो ट्राई नहीं फ्री एंड देती है कि ठीक है जो आपको करना करते रहिए। पर जो राइट है भाई, उस राइट को रेगुलेट और कंट्रोल करने की शक्तियां सरकार के पास है और वो रेगुलेट बॉडी के पास है। तो इसका मतलब ट्राई अपने काम ठीक से नहीं कर रही है, या तो वो काम ठीक से नहीं कर रही है, या उसको करने दिया नहीं जा रहा है। ये 2 चीजें होंगी भाई। जनता की बात तो सरकार के से पूछा जाएगा ना जवाबदेही के लिए। अब हर मुद्दों पे अगर इस देश में आंदोलन और प्रोटेक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर सरकार किस लिए बनी है? आप समझिए ना, फिर तो ऐसे होते रहेंगे। तो रेगुलेट करने के लिए ट्राई को सोचना चाहिए, सरकार को ट्राई को और पावर देनी पड़ेगी। पावर है ट्राई के पास, ट्राई के बिना कोई भी टैरिफ नहीं बढ़ सकता, आप समझिए। पर समीक्षा ही नहीं हो रही है, रिव्यू ही नहीं हो रहे हैं कि भैया क्या आज की यूजर की डिमांड क्या है, यूजर का चैलेंज क्या है। आप सोचिए, अगर 126 करोड़ के आसपास टोटल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क है भारत में, तो वो उसकी सेग्रीगेट क्या है? तो वो डाटा ट्राई और सरकार, ये दोनों काम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रही। ठीक है आदेश जी, ये सर ये एक विषय तो है, मैं बस क्योंकि आपकी पार्टी भी लंबे टाइम तक सरकार में रही है, ऐसे मामलों पर क्या सरकार की नज़र नहीं जाती या उसको इग्नोर किया जाता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा विषय है जिससे कोई अछूता है। मैंने कहा ना, जिसके अकाउंट में हर महीने 6 डिजिट की सैलरी क्रेडिट होती होगी या उससे ज़्यादा क्रेडिट होती होगी, या जिसका महीने का कमाई 6 डिजिट से ऊपर का होगा, वो एक बार उसको फर्क नहीं पड़े। लेकिन भारत की जो बहुसंख्यक 70-75% आबादी है, उनकी आमदनी उस 6 फिगर से बहुत कम है। उनके लिए तो बड़ा इफेक्टेड होता होगा और चिंता भी हो रही होगी। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि सरकारों तक इसकी बात नहीं पहुंची होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी, फिर भी कोई एक्ट क्यों नहीं? धर्मराज जी, वास्तविकता ये है कि मिड डे रेंज प्लान समाप्त कर दिए जाने से छात्रों पे, मजदूरों पे, छोटे व्यापारियों पे
मध्यम वर्ग पे, वरिष्ठ नागरिकों पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें ही कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिक्कत के कारण बन जाते हैं। और सरकार के सब ध्यान होता है, सब उसको पता होता है, लेकिन करना सरकार क्या चाहती है ये उसकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। मैंने आपको कहा कि ये 122 लाइसेंस दिए गए थे एक टाइम पे जो है, और जो ये 2G स्पेक्ट्रम जितने में बेचा गया था उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा 5G उससे 30% रेट पे बेचा गया, जो इतने कम पैसों में बेचा गया। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम ज्यादा में बिका था, तब भी विनोद राय जी ने उसको भ्रष्टाचार बताया। 1,76,000 करोड़ रुपए का एक भी व्यक्ति उसमें दोषी नहीं पाया। और जब मोदी जी ने 2022 में 5G बेचा तो उनके मित्रों ने खरीदा, लेकिन जितने का 2G बिका उससे जो है लगभग 30% कीमत पे 5G बिक गया जो है। तो ये सरकार को सब ध्यान है, लेकिन सरकार गरीबों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है और लाभ पहुंचाने की बातें करती है, लेकिन गरीब की जेब में आने की बजाय उसकी जेब से निकल जाता है। मुझे बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे बैंक हैं, इन बैंकों में 3,000 और 5,000 रुपए से कम अगर किसी का पैसा रह जाता है तो बैंक अपनी मर्जी से मिनिमम बैलेंस काट के उसके पैसे काट लेता है। जबकि बैंकों की व्यवस्था ये थी, इतने साल बैंक चले कांग्रेस के समय में, अगर किसी ने गलती से 100 रुपए जमा कर दिए तो उसके 108 रुपए 110 रुपए एक साल में बन जाते थे। और इन बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण किया तो यही कहा गया लोगों को, कहां पैसा रखने की जगह थी। जिनके पास पैसा था या तो जमीन में खड्डा खोद के गाड़ते थे या दीवार में चिन्ह दिया करते थे। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और लोगों को कहा कि आपका पैसा यहाँ रात दिन घटता है, अगर आप इसको बैंक में जमा करेंगे तो आपका पैसा रात दिन बढ़ेगा, 100 के 110 बनेंगे, ये होता था। लेकिन अब एक नई सरकार आ गई, हिंदुओं की बात करने वाली सरकार आ गई, और हिंदुओं का बैंक में अगर 3,000 से कम रह गया तो उसका पैसा बैंक अपनी मर्जी से काट लेगा। जबकि बैंक में डेबिट वोचर और क्रेडिट वोचर होते हैं। अगर मेरे बैंक से कोई एक भी पैसा लेगा तो पहले मेरे से डेबिट वोचर पे साइन कराएगा और तब उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करेगा। लेकिन आज तो पता ही नहीं चलता, 2,500 की पेंशन आती है, 1,500 की पेंशन आ रही है लोगों को, और बेचारे निकलवाने जाते हैं तो वहां 2,200 रुपए रह जाते हैं, 300 रुपए वहीं साफ हो जाते हैं। तो ये लुटेरों की सरकार है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। आप किसी भी चीज में देख ले जो है, अब ये साइकिल घोटाला है, ये इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अरे भाई लुधियाना में बनती है, 4100 कुछ रुपए की वहां पे बिक रही है, सरकार ने 6,900 कुछ रुपए की खरीदी है। लेकिन जो है क्या कर सकते हैं इसका? अब आम जनता क्या करेगी इसमें जो है? ये तो सरकार के देखने की चीज है, लेकिन सरकार को हर जगह पे चोरी करनी है, बेईमानी करनी है, और अपने आरएसएस के मॉडल को डिजाइन वो जगह जगह बनाते हैं। जो डिजाइन राम मंदिर में बनाया वही डिजाइन हर टेंडर में बनेगा, वही डिजाइन पीएम केयर फंड में बना दिया कि पीएम केयर फंड लोगों का, गरीबों का पैसा था, गरीबों के लिए होता था, लेकिन वो प्राइवेट व्यक्ति की संपत्ति बन के रह गया। उसके बारे में कोई आरटीआई लगाता तो पता चलता है कि ना तो आरटीआई वो सरकारी फंड ही नहीं है, ना उसका आरटीआई में जवाब मिलेगा, ना उसका खर्चा कहाँ हुआ वो मिलेगा, ना किसने दिया वो पता चलेगा। तो दुनिया की सबसे रईस पार्टी बन गई, क्या कर लेगी जनता इसमें जो है? तो जिनके हाथ में देश है, आज तक ये खूबसूरती थी इस देश की, कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना लेकिन उसने अपने जीवन का बेस्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, अब जल्दी ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड निरंजन जी। जो आप कर रहे हैं, लोगों से छीन रहे हैं और 2-3 लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड निरंजन जी, 30 सेकंड सर। सरकार को दिख नहीं रहा या सरकार ने मुंह फेरा हुआ है? ऐसा है धर्मराज जी, इसकी इतना मैं सामर्थ्यवान नहीं हूं कि मैं ये बता सकूं सरकार को दिख नहीं रहा या सरकार ने मुंह फेरा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे पक्का कह सकता हूं, और वो ये है कि सरकार केवल चुनाव जीतने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर जो है, जिनको सरकार चलानी चाहिए, वो केवल सरकार बनाने की विद्या जानते हैं। उसके अलावा जो सरकार चल रही है वो केवल ब्यूरोक्रेसी की सरकार चल रही है, केवल मशीनरी की सरकार चल रही है। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, अभी आदेश जी बैंकों की बात कर रहे थे, आज आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर के देख लीजिए वहां की क्या स्थितियां हैं। कोई आदमी वहां पे गलती से अकाउंट खुलवा लेता है तो आप ये मान के चलिए वहां पे ऐसा व्यवहार होता है, आदमी कहता है यार मैं कहां फंस गया। कभी इस चीज के ऊपर डिबेट रखिएगा, मैं सबूतों के साथ पेश होऊंगा आपको, ये केवल आरोप नहीं है।
तो आज जिस तरीके से सरकार ने मशीनरी और जो ब्यूरोक्रेसी और जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, उसको जिस तरीके से बेलगाम छोड़ा हुआ है। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड है। ठीक है मृगेंद्र जी 30 सेकंड। देखिए ऐसा है, आदेश जी ने बहुत कुछ बताया, पर आप ये भी समझिए कि इनके ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपए से 16 पैसे नीचे पहुंचते हैं, तो कितनी करप्शन की मशीनरी में रही होगी। ठीक है, तो उसको सरकार ने जो है ठीक किया है। दूसरी बात, मैंने बताया कि भी रेगुलेशन आउट है, चीजें ठीक करी जा रही हैं और एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वॉइस को अलग करना पड़ेगा डेटा से, क्योंकि जो आपका पॉइंट है वो कंसर्न, वो ट्राई ने पहले ही इसको मान लिया है और 13वीं अमेंडमेंट कर दी है अपने रूल्स के अंदर, रेगुलेशन जो आई है, तो ये चीज लागू की जाएगी और बड़े सख्ताई से इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो जनता का जो है कल्याण करना ही सरकार की प्राथमिकता है। और इनको मेरी समझ में कि आरएसएस का मॉडल कौन सा है, कभी इनसे पूछना डिबेट में कि डिस्कस कर लेंगे कि भी कौन सा मॉडल है वो आरएसएस का, जो ये कहते हैं हम लगा रहे हैं है क्या, बताएं तो। हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस पे वर्क किया जा रहा है, तो आप भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं ट्राई की साइट पे जाके, वहां पे नंबर ठीक है। अरे सर मेरा कमेंट कौन पढ़ेगा? हाँ जी आदेश जल्दी कुछ बोलिए सर। कुछ आपको पढ़ेगा क्यों नहीं पढ़ेगा? आपको क्यों नहीं पढ़ेगा? ठीक है, गांधी जी ने ये कहा कि हम 1 रुपए भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, तो उन्होंने क्या किया ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उन्होंने पंचायती राज सम्मेलन किया और पंचायतों को ये अधिकार दिया था। चलिए सर, अब देखिए सर, देखिए अतीत एक छोड़िए, देखिए अतीत की नहीं अतीत की पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। सर ठीक है सर, देखिए सर एक मिनट। अतीत में जो भी सरकार में थी वो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अपने थे, उन्होंने फैसले। ठीक है आदेश जी रहने दीजिए आदेश जी। अरे सब ऑडियो गिरा दो भाई, 30 सेकंड मुझे बोल लेने दो, 30 सेकंड ऑडियो सबको गिरा दो। पूर्व में जितने भी प्रधानमंत्री रहे वो हमारे बुजुर्ग थे। अच्छा फैसला बुरा फैसला जो भी था, घर का बुजुर्ग अगर कोई गलत डिसीजन लेता है ना, तो उनके जानने के बाद हम लोग उनको गालियां नहीं देते हैं, लानत नहीं भेजते। उन्होंने अपने हिसाब से ठीक किया होगा। अगर गलतियां की है तो हमारा काम है उन गलतियों को सुधारना और उससे बेहतर करना, ना कि उसको तुलनात्मक तौर पर। तो वो ये सब, लेकिन जो आज का हमारा विषय था वो ज्यादा गंभीर था, और सरकार इस पर अगर देखे सोचे तो शायद बेहतर आम लोगों के लिए होगा, नहीं तो फिर गुस्सा तो लोगों के अंदर पनप ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मृगेंद्र जी आपका, आदेश जी, विष्णु पांडे जी, निरंजन पोद्दार जी, थैंक यू आप सभी लोगों का। आप